हेलो एवरीवन। ओशियानोग्राफी के अंदर आज हम देखेंगे कोरल रीफ इकोसिस्टम क्या है, कोरल क्या होते हैं, कैसे ये बनते हैं, कितने तरीके के कोरल रीफ इकोसिस्टम है और हम जानेंगे कोरल ब्लीचिंग का जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो ओशियानोग्राफी जो है कोर ज्योग्राफी का पोर्शन है। कोर ज्योग्राफी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियानोग्राफी। तो ओशियानोग्राफी के अंदर हम कोरल रीफ इकोसिस्टम को पढ़ते हैं। बात करूं इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम बेसिकली है क्या, एक जो लिविंग इंडिविजुअल्स हैं, काफ़ी बहुत सारे स्पीसीज़ के जो लिविंग इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में क्या है कहीं ना कहीं पर इंटरेक्ट करते हैं किसी एरिया पे, और वो वहाँ जो उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उस सभी का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। तो ये जो कोरल रीफ है ओशियन के अंदर ये क्या है इकोसिस्टम बनाते हैं, इसीलिए जो है इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो है तरह तरह के मतलब फिश, जेलीफिश, एनिमोन्स, प्लैंकटन्स, फाइटोप्लैंकटन्स, बहुत से जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं इस कोरल रीफ इकोसिस्टम में आते हैं और एक दूसरे से जो है ये डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर बहुत ही हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से फिशेस होंगी, ये सारे देखिए सब कोरल रीफ्स हैं और ये कितना ब्यूटीफुल कलर है इन सभी का। ये देखेंगे हम ये क्यों आखिर ये कलर होता है, किसकी वजह से ये कलर आता है। तो बात करूं, मैं बोल रहा हूं कि कोरल रीफ इकोसिस्टम, तो कोरल का मतलब क्या है इस इकोसिस्टम में। तो कोरल जो है एक किससे बना हुआ है वर्ड, कोरल पॉलिप से। कोरल पॉलिप्स की वजह से जो है इस इकोसिस्टम का नाम कोरल रीफ इकोसिस्टम है। तो इस इकोसिस्टम को जो बनाता है सबसे मेन जो सदस्य है वो कोरल पॉलिप्स हैं। ये बेसिकली होते क्या हैं, एक छोटे एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स जो कि एनिमोन्स और जेलीफिश की तरह होते हैं, उस कैटेगरी को ये बिलोंग करते हैं। और ये जो क्या है शैलो वाटर में रहते हैं, ज़्यादा गहरे पानी में नहीं रहते, ये शैलो वाटर में ही आपको मिलेंगे। और जो इनकी बॉडी होती है ना ये कवर्ड होती है कैलकेरियस स्केलेटन से। ये होता है मतलब कैल्शियम को क्या करते हैं ओशियन वाटर से, ये कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक वाइट कलर की थिक हार्ड कवरिंग जो है अपने ऊपर बना देते हैं। तो ये कैलकेरियस स्केलेटन होता है इनके पास। और यही वो कैलकेरियस स्केलेटन है, जब ये कोरल पॉलिप मर जाता है तो ये क्या है नीचे डिपॉजिट होता रहता है और फिर जो उस स्केलेटन के ऊपर जो है न्यू पॉलिप ग्रो करेगा और इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और धीरे धीरे लेयर बाय लेयर जो है ये कोरल रीफ इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप करता रहता है। तो जैसे मैंने बताया कि कोरल पॉलिप्स के अंदर एबिलिटी है एक्सट्रैक्ट करने की कैल्शियम को सी वाटर से, और इसी की मदद से ये जो है अपना कैलकेरियस स्केलेटन बनाता है, ये लिखा है यहाँ पर। तो इस तरीके का कुछ देखिए ये एनिमोन्स जो जेलीफिश टाइप होता है उस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है। ये इसके टेंटेकल्स होते हैं, ये इसका माउथ है और ये इसका स्टोमक वगैरह, ये सारे इसके जो है पार्ट्स हैं। और ये नीचे देखिए यहाँ पर ये जो है सारा क्या है कैलकेरियस स्केलेटन है, इसी के ऊपर जो ये पुराना रह गया होगा उसके ऊपर ये ग्रो किया हुआ है। तो फिर ये भी अपना बनाएगा और ये डेड हो जाएगा, इसके ऊपर फिर और करके ऐसे ग्रो करते रहेंगे। और ये जो है हमेशा क्या है कॉलोनीज में रहते हैं और इसीलिए जो है ये कोरल रीफ इकोसिस्टम बनाते हैं। और इनका जो ये देखिए बिल्कुल ट्यूबुलर स्केलेटन होता है, ट्यूब की तरह माउथ है ट्यूब, इसलिए इनका जो स्केलेटन है उसको बोलते हैं ट्यूबुलर स्केलेटन, आप देख ही सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो भी लेक्चर हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाए। जब ये कोरल पॉलिप्स जो है ये मर जाते हैं तो ये जो अपना इनका स्केलेटन है इसको शेड ऑफ कर देते हैं और उसके ऊपर फिर नए जो हैं वो उगते हैं और ये प्रोसेस जो है इसी तरीके से लगातार चलती रहती है। और क्या क्या है धीरे धीरे कोरल रीफ इकोसिस्टम बनता है और कोरल रीफ इकोसिस्टम विद टाइम क्या है आइलैंड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्जाम्पल जो है लक्षद्वीप आइलैंड, तो जो लक्षद्वीप हैं वो इसी तरीके से बने हुए हैं, उन्हें कोरल आइलैंड बोला जाता है। तो ये इस तरीके का होता है कुछ कोरल आइलैंड, देखिए ये सारा जो है कोरल की मदद से बना हुआ है। और जो जो ये कोरल होते हैं इनके अंदर क्या है डिफरेंट कलर होता है और डिफरेंट फॉर्म होता है। और जो ये कलर होता है कोरल पॉलिप्स का, तो आप जब स्कूबा डाइविंग करते हो की होगी कभी आपने, तो वहाँ आपने देखा होगा नीचे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कोरल पॉलिप्स होते हैं।
तो इनका जो ये कलर होता है डिफरेंट डिफरेंट, ये क्यों होता है? इनके अंदर क्या होता है, कोरल पॉलिप्स के अंदर इनके जो टिश्यू होते हैं इनके अंदर एक एल्गे होता है जिसका नाम है जूजेंथेल। तो इस एल्गे का जो रंग होता है वही जो रंग है कोरल पॉलिप के ऊपर लगता है। तो कई बार ये ग्रीन होते हैं, कई बार रेड, डिफरेंट डिफरेंट जो कलर है जूजेंथेल का वही रिफ्लेक्ट होगा कोरल पॉलिप के अंदर। तो इस तरीके का देखिए आप, ये इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखिए पहले, तो ये तो नॉर्मल है। जब इसके अंदर एल्गे घुसेगा तो इस तरीके का ये देखिए आएगा, कलर आ जाएगा इसके ऊपर। ग्रीन है तो ग्रीन आएगा, येलो होगा तो येलो, रेड तो रेड। और जब ये जो एल्गे है इसके अंदर, जब ये इससे बाहर निकल जाता है, चाहे उसके कोई भी कारण रहे उनको भी हम देखेंगे, तो जब ये बाहर निकल जाता है तो वो रंग गायब हो जाएगा और वो बिल्कुल वाइट अपने जो है नॉर्मल कलर में आ जाएगा। इसे बोलते हैं ब्लीच्ड कोरल। तो इसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। इसको हम देखेंगे आगे अभी स्लाइड्स में। अब देखिए जो कोरल होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट पॉलिप और एक होते हैं हार्ड पॉलिप। तो सॉफ्ट पॉलिप होते हैं वो जो है ये कैल्केरियस स्केलेटन वगैरह नहीं बनाते, और जो ये हार्ड वाले होते हैं यही जो होते हैं यही जो है कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैल्केरियस स्केलेटन बनाते हैं और आगे जो है कोरल रीफ इकोसिस्टम की डेवलपमेंट करते हैं। और ये जो कोरल पॉलिप्स हैं ये हमेशा जो है न्यूट्रिएंट पुअर वाटर में ये रहते हैं, और इनकी जो बॉडी है उसमें एक कैपेसिटी होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कम न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ये रिसाइकिल कर लेते हैं दोबारा दोबारा। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट पुअर वाटर में रहते हैं। क्यों रह पाते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी के पास कैपेसिटी होती है न्यूट्रिएंट्स को बार बार रिसाइकिल करने की। और ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं दुनिया के, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पानी का टेम्परेचर है इनको जो चाहिए होता है नियर अबाउट 20 डिग्री के आसपास जो पानी का टेम्परेचर है उसमें ये बेस्ट सर्वाइव करते हैं। लेकिन कुछ जो कोल्ड वाटर्स हैं वहाँ पर ये थोड़ा नीचे पाए जाते हैं, डीप, जहाँ पर पानी थोड़ा सा गर्म होता है। तो इनको जो टेम्परेचर है 20 डिग्री के आसपास चाहिए होता है। तो ये देखिए ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल हैं, ये वाला एरिया यहाँ पर मोस्टली ये पाए जाते हैं। तो इंडिया का पोर्शन भी देखिए ये वाला, यहाँ पर भी है। इंडिया में कहाँ कहाँ होते हैं कोरल ये भी हम देखेंगे। अब बात करते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं कोरल ग्रोथ के लिए। सबसे पहली बात तो स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए। स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब कि क्या है? यानी कि सबसे पहले तो आपको जो है बिल्कुल एक गर्म पानी होना चाहिए, और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और जो विंड वगैरह जो फ्लो ओशियन में जो कर रही है उस एरिया में वो मिनिमम होनी चाहिए। वो मिनिमम होगी तो क्या होगा, पानी की इंटरमिक्सिंग कम होगी और टेम्परेचर वेरिएशन कम होगी, और साथ में क्या है वो जो मूव मिक्सिंग जो हवा की वजह से क्या है पानी मूव करता है, तो उसकी वजह से कुछ सेडिमेंटेशन वगैरह जो है पानी ख़राब होता है, थोड़ा सा उसका जो कलर है वो थोड़ा सा मिट्टी टाइप उसमें आ जाती है। तो वही क्या होता है, जो कोरल पॉलिप के मुंह होते हैं ये उसमें क्लॉग करती है जो मिट्टी होती है, और इनकी जो है आगे चल के डेथ भी हो सकती है इस वजह से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में ये अच्छा ग्रो करते हैं। और देखिए जो ये इनको पानी चाहिए होता है समुद्र में, इनको सिर्फ 45 टू 55 मीटर की जो डेप्थ है वहाँ पर ये बेस्ट सर्वाइव कर पाते हैं। और इसी जो ये 45 टू 55 मीटर का जो जोन है इसी को बोलते हैं फोटिक जोन। यहाँ पर जो है एडिक्वेट सनलाइट इनको मिलती है, तो सबसे बेस्ट जो ये जो है इसी डेप्थ पे सर्वाइव करते हैं। तो ये देखिए फोर्टिक जोन के बारे में बता दूं आपको, मान लीजिए ये ओशियन है, और यहाँ से ये देखिए यहाँ से आप अबाउट 45 मीटर, तो ये यहाँ पर जो है सरवाइव करेंगे, इधर पे कोरल होगा। तो ये क्या है, फोर्टिक जोन है। और अगली है क्लियर वाटर। तो क्लियर सॉल्ट वाटर का मतलब ये है कि उसमें क्या है, टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए। टर्बिडिटी होगी तो क्या होगा, पानी मटमैला होगा, उसमें मिट्टी के पार्टिकल होंगे, और जो मैंने बताया कि जब ये उस पानी को लेंगे पिएंगे तो इनके जो माउथ है वो क्या होता है इस सेडिमेंट की वजह से क्लॉग हो जाता है, और ये धीरे धीरे जो है मरना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी आप नोट करना, जो हमारी रिवर्स होती हैं जहाँ पर ये डेल्टा बना रही होती हैं वहाँ पर कभी भी कोरल पॉलिप आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे कुछ आइलैंड्स पे, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो इन जगह पे क्या है हमें कोरल पॉलिप्स देखने को मिलते हैं।
तो इस तरीके के पानी पे ये कभी भी सर्वाइव नहीं करेंगे क्योंकि इनके माउथ जो हैं क्लॉग हो जाएंगे। अब देखिए, जहाँ पर ऑक्सीजन और फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे वहाँ पर ये जो हैं अच्छा ग्रो करते हैं, क्योंकि इनको अपने ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए और फाइटोप्लैंक्टन चाहिए इनको अपनी डाइट के लिए। तो फाइटोप्लैंक्टन कुछ इस तरीके से होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, इनको खाते हैं कोरल पॉलिप्स। तो जो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये जो हैं, जो हमारा ओशियन है उसके जो सीवर्ड साइड है, हमारी जो बीच है उसकी जो जो समुद्र की तरफ जो साइड है, अगर हम वहाँ मूव करेंगे तो मान लीजिए, देखिए जैसे ये है, ये बीच है, यहाँ से जब हम इस तरफ को मूव करेंगे ना तो इसे कहेंगे सीवर्ड साइड। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये सीवर्ड साइड को जब हम मूव करते हैं तो वहाँ ज़्यादा होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह से ही जो ये कोरल पॉलिप है ये ग्रो करता है सीवर्ड साइड को। और देखिए, पहली बात कि पानी में कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ मरीन पोल्यूशन हो गया, पहली बात तो मैंने की कि भाई चलो ठीक है, मिट्टी वगैरह है, टर्बिडिटी है, तब नहीं ग्रो करेंगे। और साथ में अगर मरीन पोल्यूशन हो गया, उस समुद्र वाले एरिया में जहाँ पर ये ग्रो कर रहे हैं, अगर वहाँ पर किसी तरीके का मरीन पोल्यूशन, चाहे वो केमिकल्स की वजह से है, चाहे वो ऑयल स्पिल वगैरह हुए हैं, तो ये भी क्या है, इनके लिए बहुत खतरनाक होते हैं। मरीन पोल्यूशन तो किसी तरीके का हमें चाहिए ही नहीं कोरल पॉलिप के लिए। तो चार्ल्स डार्विन ने जो था, जो कोरल, जो भी ये सिस्टम है कोरल रीफ इकोसिस्टम, कोरल्स की जो क्लासिफिकेशन है चार्ल्स डार्विन ने दी थी। इन्होंने जो है कोरल्स को जो है 3 हिस्सों में बांट दिया था। पहली बनाई फ्रिंजिंग रीफ, और दूसरी बैरियर, और तीसरी अटॉल्स। तो फ्रिंजिंग जो रीफ होती है, एक्चुअली जो कोरल होते हैं ना ये रीफ बनाते हैं। किसी आइलैंड के अराउंड ये अगर इकट्ठे होंगे तो वो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे बोलते हैं कोरल रीफ। तो चार्ल्स डार्विन ने ही जो ये रीफ जो ये बना रहे थे उसको 3 हिस्सों में, 3 तरह की ये रीफ्स बनाते हैं। चार्ल्स डार्विन ने कहा पहले फ्रिंजिंग रीफ या फिर शोर रीफ बोलते हैं उसे, फिर बनती है बैरियर, फिर बनते हैं एटॉल्स। तो फ्रिंजिंग रीफ जैसे मतलब नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या है, फ्रिंज, आइलैंड के जो फ्रिंजेस हैं, ये देखिए आइलैंड के फ्रिंजेस पे जो है ये रीफ बनी है, तो इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कोरल के द्वारा बनाई जाती हैं रीफ्स वो हैं फ्रिंजिंग रीफ है। और ये जो है आइलैंड से नियर अबाउट कितना, 1 से 2 किलोमीटर ये जो है यहाँ तक जो है स्प्रेड करती हैं। तो ये मोस्टली इसके एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया, और जो फ्लोरिडा की फ्रिंजिंग रीफ्स है वो बहुत फेमस हैं। बात करूँ बैरियर रीफ की, तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये बैरियर है किसी चीज़ के लिए, यानी कि ये ओशियन में उगेगी और ये बैरियर बना देगी। जो शिप वगैरह होंगे अगर वो आना चाहेंगे किसी आइलैंड के ऊपर तो वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये बैरियर रीफ वहाँ होगी और ये जो है पैरेलली बनती है शोर के। और ये देखिए पहले इस तरीके से, ये देखिए मान लीजिए ये कोई आइलैंड है, इसके अराउंड कुछ इस तरीके से पैरेलली जो है और सर्कुलर ये बन जाएगी। तो अब कोई शिप यहाँ से एंटर करना चाहेगा ना इस आइलैंड के लिए, तो ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये एक्ट कर रही है एज अ बैरियर। और ये देखिए ये वाला जो पानी है ये एज अ लगून होगा, ठीक है, एज अ लगून अंदर स्टोर होगा। तो ये जो बैरियर रीफ है ये क्या है, लार्जेस्ट इन साइज है सभी जितनी रीफ्स हैं उनमें। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैरियर रीफ का वो है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि नियर अबाउट 1200 किलोमीटर की लेंथ तक फैली हुई है। ये देखिए ये बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, ग्रेट बैरियर रीफ। बात करूं अटॉल की, तो अटॉल बेसिकली क्या है, तो जो ओशियन के अंदर अगर सर्कुलर जो रीफ सिस्टम है उसको बोलते हैं अटॉल। तो अब देखते हैं यहाँ पर, और बीच में सेंटर में क्या होगी, प्रेजेंस होगी एक सेंट्रल लगून की। तो ये देखिए कुछ, 1 मिनट रुकिए। अच्छा चलो मैं समझाता हूँ आपको क्या चीज़ है। अब मान लीजिए यहाँ पर जगह तो है नहीं, बट देखिए ये एक आइलैंड है और ये ओशियन है इसके अराउंड, और यहाँ पर क्या है, रीफ बनी हुई है इसकी, इसके इधर को रीफ सिस्टम बना हुआ है सर्कुलर। अब विद टाइम क्या हुआ, जो ये आइलैंड है
इसमें क्या हुआ, इरोजन हुआ या फिर किन्हीं कारणों की वजह से ये सबसाइड कर गया अंदर को। तो जब ये सबसाइड कर जाएगा अंदर को तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें कुछ इस तरीके का एक जो ये रीफ है, इस तरीके से रीफ रह जाएगी और अंदर जो है एक पूरी की पूरी लगून रह जाएगी। तो इसको बोलते हैं, और यहाँ पर साइड में क्या है, ओशियन है। और ये जो रीफ है ना, जो लगून के बाहर, यहाँ पर कई बार क्या होता है, चैनल्स होते हैं। तो इसी चैनल्स के थ्रू जो है शिप्स वगैरह अंदर आ सकते हैं, पानी जो है इंटरमिक्स होता रहता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं अटॉल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। एक्चुअली यहाँ इमेज नहीं है, ये देखिए, ये आइलैंड है, ये धीरे धीरे विद टाइम जो है इरोड हुआ होगा, सबसाइड करेगा। तो बीच में सेंटर में देखिए किस तरीके की जो है ये वाली जो है सारी क्या बन जाएगी, लगून बन जाएगी। इसे बोलते हैं अटॉल। और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसेज जो है वो रहेंगे ओशन से मिलने के लिए, है ना। जैसे ये देखिए यहाँ से रह जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं अटॉल। और जो अटॉल होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला ट्रू अटॉल है, और एक होता है अटॉल विद द प्रेजेंस ऑफ आइलैंड, और एक पूरा अटॉल आइलैंड। अब देखिए, यहाँ देखिए, अगर जो रीफ है और यहाँ पूरी लगून है तो इसको बोलेंगे ट्रू अटॉल। जो मैं आपको समझा रहा था वो ट्रू अटॉल होती है। लेकिन इस रीफ के अंदर क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई आइलैंड हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अटॉल विद द प्रेजेंस ऑफ आइलैंड। और अगर ये पूरा इस तरीके से जो है आइलैंड ही बन गया है पूरा, तो इसको बोल देंगे अटॉल आइलैंड। तो जो लक्षद्वीप हैं वो क्या है, अटॉल आइलैंड्स हैं। और जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर जो है मोस्ट कॉमनली जो है अटॉल्स ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फिजी अटॉल, इस तरीके के बहुत से अटॉल जो है हमें पैसिफिक प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। मालदीव्स हो गया, सेशल हो गया, कोकोस आइलैंड हो गया, फ्रेंच पॉलिनेशिया हो गया, यहाँ पर क्या है, सारी जो अटॉल्स हैं काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब बात करूँ जो कोरल रीफ हैं उनकी इंडिया में लोकेशंस के बारे में, तो इंडिया में तीनों तरीके के जो ये मैंने बताए, फ्रिंजिंग, बैरियर और अटॉल, ये तीनों मिलते हैं। जो फ्रिंजिंग टाइप है वो अंडमान में मिलता है, और बैरियर कहाँ मिलता है, निकोबार एंड लक्षद्वीप में। अटॉल मिलते हैं निकोबार एंड लक्षद्वीप में। और गल्फ़ ऑफ मन्नार और जो गल्फ़ ऑफ कच्छ है, यहाँ पर भी क्या है, हमें इंडिया में कोरल रीफ इकोसिस्टम देखने को मिलता है। तो एक बार इसे मैप में देख लेते हैं। ये रहा गल्फ़ ऑफ कच्छ, ये वाला पोर्शन यहाँ भी मिलता है हमें, ठीक है। लक्षद्वीप यहाँ मिलता है, गल्फ़ ऑफ मन्नार में मिलता है, अंडमान में मिलता है, निकोबार में मिलता है। तो ये जो सारी लोकेशंस हैं यहाँ पर हमें इंडिया के अंदर कोरल रीफ इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से हैं वो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। अब बात करें व्हाट इज़ कोरल ब्लीचिंग। तो अभी तक हमने देखा कि अगर कोरल को सूटेबल जो कंडीशन मिलेंगी तो क्या है, वो आराम से जो है प्रॉपरली ग्रो करेंगे, प्रोलिफरेट करेगा जो भी ये इकोसिस्टम है। लेकिन अगर किसी भी तरीके का इनके ऊपर स्ट्रेस डाला गया, जैसे कि मैंने कहा पानी में पोल्यूशन हो गया, सनलाइट ज़्यादा हो गई, अगर ये इनको जो है पानी के ऊपर आ गए, तो ये सब चीज़ें जो है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अंदर आती हैं। और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, जो कोरल पॉलिप है, जो उसके अंदर एक एल्गे रहती है, वो क्या करती है, उसको वो बाहर आ जाती है, उसका एक्सपल्शन हो जाता है इस स्ट्रेस की वजह से। तो उसी को ही बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। क्योंकि जो एक्सपल्शन होता है तो कलर जो है वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा कोरल पॉलिप का, क्योंकि जो रंग था वो एल्गे की वजह से ही था, जब वो बाहर चलेगी तो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो इसलिए इसको कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके का फ्री जो शेप है, इस तरीके का शेप और इस तरीके का जो ये कलर है, ऐसा देखने को मिलता है। ये हैं ब्लीच्ड कोरल्स। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जो कोरल पॉलिप है उसके अंदर जो एल्गे रह रही है, आखिरकार ये एल्गे इसके अंदर क्या कर रही है, क्यों रह रही है। तो बेसिकली क्या है, ये कि सिम्बायोटिक रिलेशन है बिटवीन कोरल पॉलिप और एक जो जूजेंथेल है एल्गे। ये एल्गे क्या है, सिंगल सेल एल्गे है, जूजेंथेल। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो ये एल्गी है ये ऑटोट्रॉफ है। तो दिन के टाइम क्या करती है, ये जो अपना फूड प्रोडक्शन खुद करती है, खुद भी खाना खाती है और साथ में जो कोरल पॉलिप है उसको भी खाना खिलाती है।
और जो रात के टाइम फिर कैसे होगा, रात के टाइम जो कोरल पॉलिप है वो खाना खाएगा थ्रू प्रिडेशन, यानी कि शिकार करेगा, फाइटोप्लैंक्टन्स खाएगा वो। और अच्छा चलो ठीक है, मान लिया जो ये एल्गे है ये खाना खिला रही है इसको दिन में, तो अब जो ये एल्गे है इसको भी तो बेनिफिट हो रहा होगा। इसको क्या हो रहा है, अब जो इसको खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो इसको कौन दे रहा है, कोरल पॉलिप दे रहा है। इसको रहने के लिए अच्छा घर कौन दे रहा है, वो भी कोरल पॉलिप ही दे रहा है। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशन है दोनों का आपस में, तभी एक दूसरे के साथ ये रहते हैं। तो ये देखिए मैंने बताया आपको, हेल्दी कोरल कुछ इस तरीके से दिखेंगे। जब स्ट्रेस होना शुरू होगी तो ये देखिए बाहर आना शुरू हो गए हैं, बाहर आ रहा है। और जब ब्लीच्ड हो जाएंगे तो बिल्कुल इस तरीके से वाइट हो जाएंगे। अगर कंटिन्यूस, मैंने कहा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लगातार आप कोरल पॉलिप को दोगे तो ये बाहर आएगी एल्गे, इसका एक्सपल्शन होगा और उसकी वजह से ये वाइट हो जाएंगे, इसी को ही ब्लीचिंग बोलते हैं। अगर वो जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो है जिसकी वजह से ये बाहर आया, ये स्ट्रेस क्या है काफ़ी लंबे टाइम तक रह गया, तो क्या होगा एट द एंड, क्या होगा, कोरल जो है बेचारा वो मर जाएगा। ठीक है, तो कोरल जो है बिल्कुल डेड हो जाएगा। और अगर ये कुछ जो स्ट्रेस है कुछ ही थोड़े टाइम के लिए है तो ये फिर दोबारा से जो है रीसर्वाइव कर जाते हैं, जो एक्सपल्शन हो रहा होता है वो रुक जाता है और एल्गे दोबारा अंदर एंटर हो जाती है, तो ये दोबारा रीसर्वाइव कर जाएगा अगर जो स्ट्रेस है वो थोड़े टाइम के लिए है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो अब देखते हैं कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, जो मैंने बात कर रहा हूँ ना कि भाई जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है क्या क्या है। अगर आप ओशियन का जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है उसमें कोई सडन सडन मतलब एकदम बढ़ गया या फिर एकदम ठंडा हो गया, तो सडन कुछ भी अगर ओशियन टेम्परेचर, ओशियन के अंदर जो वाटर है उसके अंदर कुछ होगा तो क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग होगी। दूसरी बात है ओशन की अगर एसिडिफिकेशन होगी। एसिडिफिकेशन का मतलब ये है कि जो ओशन वाटर है उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा घुल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कैसे घुलेगी, जब गाड़ियों से CO2 ज़्यादा बनेगी, ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा निकलेंगी, तो क्या है CO2 का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है और CO2 एट द एंड क्या है समुद्र में जाके मिक्स होती है। इसकी वजह से क्या है, जब ये रिएक्ट करती है ओशन वाटर के साथ तो वेरियस डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एसिड्स बनती हैं। और ये जो एसिड होती है ना, जो ये कोरल पॉलिप्स हैं इनकी जो कैल्सीफाइंग, जो अपना ये अपने आप को कैल्सीफाई करते हैं, स्केलेटन बनाते हैं कैलकेरियस, वो नहीं बनने देती, वो बहुत वीक स्केलेटन बनेगा, तो जिसकी वजह से कोरल पॉलिप जो है धीरे धीरे उनका स्ट्रक्चर जो है डिग्रेड होता रहेगा। तो ये जो है एसिडिफिकेशन क्या करती है, हैम्पर करती है कैल्सीफाइंग एबिलिटी को। बात करूँ कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की, तो एंथ्रोपोजेनिक मीन्स कि आदमी के द्वारा बनाए गए फैक्टर्स, जैसे कि अगर उसने ओवर फिशिंग कर ली, ओवर फिशिंग की तो मैंने आपको बताया ही है पहले कि ये इकोसिस्टम है, यहाँ पर सब इंटरडिपेंडेंट है, फिशिज वहाँ पर नहीं होंगी तो क्या होगा, ये जो है फूड चेन जो है डिस्टर्ब होगी और जो है वो धीरे धीरे जो इकोसिस्टम है कोरल रीफ इकोसिस्टम ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके से न्यूट्रिएंट ओवरलोडिंग होगी या फिर जो जो सेडिमेंट्स है उनका जो है ज़्यादा बढ़ा दिए गए पानी के अंदर, तब जो है ये सारे फैक्टर मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ये कोरल रीफ को बढ़ने नहीं देंगे। ये देखिए ओवर फिशिंग वगैरह। अब कुछ नेचुरल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जैसे फ्लड वगैरह होता है, एल नीनो होता है। फ्लड की वजह से क्या होता है कि पानी में टर्बिडिटी आ जाती है तो उसकी वजह से वो जिंदा नहीं रह पाएंगी। एल नीनो की वजह से क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल और जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में क्या होता है कि पानी का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और पानी का टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो ऑफकोर्स कोरल के लिए वो फेवरेबल नहीं है और कोरल जो है धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाएंगे। तो एल नीनो और जो फ्लडिंग है ये सपोर्ट नहीं करते कोरल ग्रोथ को। सब एरियल एक्सपोजर, अब मान लीजिए जैसे कि ये देखिए, अब ये जो है कोरल जो है पानी के ऊपर आ गए हैं, ओशियन का जो वाटर लेवल था मैंने कहा था उसके 45 मीटर नीचे ये होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये ऊपर ही आ गए हैं। जब इनका सब एरियल एक्सपोजर हो गया तो अल्टीमेटली ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए सनलाइट से, तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर ज़्यादा इनको मिलेगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो धीरे धीरे ये ब्लीच करना शुरू कर जाएंगे और डेड हो जाएंगे। तो ये भी इनके जो है कोरल ब्लीचिंग का कारण है। अब कुछ प्रेडेटरी जो इनको खाते हैं, जो कुछ अंदर मरीन एनिमल्स, अगर उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब भी कोरल ब्लीचिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि ये स्टारफिश, ये कोरल्स को खाती है, अगर ये ज़्यादा बढ़ गई तो जो है कोरल की जो ब्लीचिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जीनोबायोटिक्स की बात करूं कि जीनोबायोटिक्स को मैं बोल सकता हूं ये मरीन पॉल्यूशन के अंदर ही आता है।
एक तरीके का जो केमिकल्स की वजह से जो मरीन पॉल्यूशन हो रहा है उसे हम जीनोबायोटिक्स मतलब होता है कि केमिकल्स, तो जैसे कि कॉपर हो गया, हर्बिसाइड्स वगैरह हो गए, तो ये सब जो हैं हैम्पर करते हैं कोरल के ग्रोथ को और कोरल ब्लीचिंग को फेवर करते हैं। एपिजोटिक्स बेसिकली क्या होता है, ये कोरल की डिजीज़ होती है, जो कोरल पॉलिप है उसकी कोई बीमारी है। इसमें क्या है, एल्गे का एक्सपल्शन होकर कोरल ब्लीचिंग नहीं हो रही है, इसमें बेसिकली जो कोरल पॉलिप है उसकी बीमारी है, उसके पार्ट्स ही ऐसे हो चुके हैं कि वो एल्गे को एंटर ही नहीं करने देने अपने अंदर, तो ये इनको बोलते हैं एपिजोटिक्स और ये कोरल ब्लीचिंग कॉज करती है। तो ब्लीचिंग के टाइम पे होता है क्या है, जो 60 to 90% ऑफ द जो जूजेंथेल है वो क्या है, कोरल पॉलिप से बाहर चली जाती है, या फिर क्या होता है जो 50 to 80% जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जूजेंथेल के अंदर वो उसके पास नहीं रहता, चाहे वो अंदर ही है लेकिन उसके पास क्या है 80% अपना वो लॉस कर चुकी है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये ड्यूरिंग ब्लीचिंग ये दोनों चीज़ें हो सकती है ब्लीचिंग के दौरान। और ये मैक्सिमम कब होती है, समर्स के टाइम पे होगी, क्योंकि उस टाइम पे क्या है प्रोलॉन्ग्ड वार्म जो पीरियड होते हैं वो देखने को मिलते हैं, टेम्परेचर जो है काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, तो इसी टाइम पे जो है फेवरेबल कंडीशन बनती है कोरल ब्लीचिंग के लिए। और कोरल्स के अंदर क्या है, ऑटोमेटिकली जो सूरज से जो यूवी रेडिएशंस आती हैं उनको एब्जॉर्व करने के लिए जो है एक कंपाउंड होता है, लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, मतलब कि ये ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो ये जो इनके अंदर जो कंपाउंड था जो यूवी रेज को ऑब्जॉर्व कर रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म होगा तो जो यूवी रे हैं वो नुकसान पहुंचाएंगी कोरल्स को, और जो एल्गे का एक्सपल्शन है उसको करेंगी और कोरल जो है ब्लीच हो जाएंगे। अगर देखिए मैंने आपको बताया कि इनको जो है एक नॉर्मल सलाइन वाटर चाहिए ओशियन का, ज़्यादा टू मच फ्रेश वाटर टू मच सलाइन वाटर पे ये नहीं रहते, ये नॉर्मल सलाइन वाटर में रहते हैं। अगर किसी भी तरीके से मान लीजिए कोई जहाँ कोरल्स हैं वहाँ पर कोई तूफान वगैरह स्टॉर्म जनरेट हुआ, साइक्लोन्स आए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो इसकी मतलब ये है कि फ्रेश वाटर की एडिशन कर दी उन्होंने नीचे उस पानी में, तो वहाँ पर क्या होगा, फ्रेश वाटर ज़्यादा बढ़ गया। तो कोरल क्या है, एक्सट्रीमली फ्रेश वाटर और एक्सट्रीमली सलाइन वाटर में दोनों ही जगह सर्वाइव नहीं करते, उनको नॉर्मल सलाइन वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अगर कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्रेट्स हो गए, अगर ये ज़्यादा बढ़ गए पानी के अंदर तो क्या होगा, जो जूजेंथिल एल्गे है पॉलिप के अंदर, इसकी जो नंबर है वो 3 टाइम्स क्या है ज़्यादा बढ़ जाता है, 3 टाइम ये ज़्यादा बढ़ जाएगी कोरल पॉलिप के अंदर, और जिसकी वजह से जो है कोरल का जो रेजिस्टेंस है डिजीज़ के लिए वो कम हो जाएगा। ठीक है, इनका नंबर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो वो मोर ससेप्टिबल टू एपिजोटिक्स हो जाएगा, और फिर ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे जो कोरल ब्लीचिंग है वो हो जाएगी। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं, कोरल रीफ्स इकोसिस्टम की क्या क्या फंक्शन है, तो ये कि नेचुरल प्रोटेक्टिव हैं फ्रॉम जो कि सुनामी वगैरह आती हैं उनकी जो ये वेव्स हैं उसकी स्पीड को कम करने में हेल्प करते हैं, और साथ ही जो कैल्शियम कार्बोनेट के सबसे बड़े जो लार्जेस्ट मतलब बायोलॉजिकली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को वो कोरल रीफ ही होते हैं, और साथ ही जो समुद्र के जो जितने भी फौना है और फ्लोरा है जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सी जो है, अब देखिए जो ये कोरल पॉलिप है ना, ये 0.1% जो है इको जो हमारा ओशियन है उसका 0.1% हिस्सा ये घेरते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये फूड एंड हैबिटेट के लिए ये 25% जितनी भी मरीन लाइफ है ना वो सारी के क्या है कोरल रीफ इकोसिस्टम पे निर्भर है, इसीलिए इनको जो है रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन भी बोला जाता है। तो ये सब था कोरल के ऊपर, कोरल क्या होते हैं, कोरल रीफ क्या है, कोरल उनकी टाइप्स क्या हैं, कोरल ब्लीचिंग क्या है, कोरल के फंक्शन क्या हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है इसके पर्टेनिंग तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप फेसबुक पे जाइए इन्जॉय लाइफ टाइप कीजिए और साथ में 1791 ज़रूर लगाइएगा, और आप वहाँ मुझे मैसेज करके जो है अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।